हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा शब्द है जो हम आम जीवन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं और अक्सर लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो एक जो शब्द एक आता है चांस, है ना, उसी का मैथमेटिकल मेजर है। मतलब मैथमेटिकल एक टेक्निक है, उस टेक्निक के सहारे हम उस चांस को मेजर करते हैं। आप अक्सर ये लोगों से कहते सुनते होंगे कि आपने अगर क्रिकेट देखा तो भाई बोलते होंगे कि आप 60% चांस है कि इंडिया जीतेगा, है ना। जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं 60%, 50-50, 50%, मतलब उसका मतलब वही हो गया, है ना। अगर आप बोलते हैं 100% मतलब 100%, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, ठीक है। तो इन शब्दों का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली कहीं ना कहीं आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, है ना, ठीक है। तो उस समय जो प्रोबेबिलिटी की बात जब करते हैं तो वो बेसिकली होता है मन का कैलकुलेशन। एक अंदर से बात आई और हम लोगों ने बोल दिया कि ऐसा हमको लगता है कि ऐसा होगा। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है ना, हम किसी डेटा के आधार पे बात नहीं कर रहे हैं। डेटा अगर है भी तो डेटा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक मन की बात सुन रहे हैं और हम लोग अपने मन की बात को सुनने के बाद ऐसा हम लोग यहां पर एक बोल दिया करते हैं, एक हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि संभवतः ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन यही जवाब अगर मान लो अगर हम लोगों ने बोल दिया कि भाई आज लगता है कि बारिश होगी, है ना, तो आज 70% चांस है कि आज बारिश हो जाएगी, ठीक है। अब जाएंगे गांव में भी कहीं पर लोग बैठे हुए, है ना, पीपल के पेड़ पर बैठे हुए लोग भी बता देंगे आपको कि जी आज पूरा चांस है कि आज इतना % चांस है कि बारिश होगा, है ना। उनके पास क्या है, उनके पास ही फिर से वही बात है कि मन का कैलकुलेशन है। वो सोचते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं और एक लगभग एक मन ही मन वो कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि ऐसा कोई संभवतः ऐसा एक चांस है ना। लेकिन एक बिल्कुल अगर एक मैथमेटिकल तरीका, अगर एक बिल्कुल साइंटिफिक रूल को अगर फॉलो किया जाए, है ना, और उसी कैलकुलेशन को अगर बताया जाए तो उसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, याद रखिएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स which deals with mathematical measure of chance of happening or not happening of an event। ठीक है ना, बस ये है ना। तो नोट किया जाए इस बात को कि प्रोबेबिलिटी इट इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स which deals with mathematical measure of chance of happening or not happening of an event। It is the branch of statistics which deals with mathematical measure of chance of happening or not happening of an event। किसी घटना के होने या ना होने के जो मैथमेटिकल मेजर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब देखिए, इस प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी की पढ़ाई कब करते हैं, कब इसकी जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए अक्सर हम लोग ये बात किया करते हैं कि चलो इतना % चांस है कि इंडिया जीतेगा, लेकिन आप ये कहते सुने होंगे, शायद नहीं सुने होंगे, कि कितना % चांस है कि सीलिंग में मान लो एक पंखा लगा हुआ है और क्या % चांस है कि वो पंखा गिर जाएगा, है ना। तो पंखे के गिरने की संभावना कितनी है, हम इस पर कोई चर्चा नहीं करते क्योंकि हम ये मानते हैं कि पंखा गिरने वाला नहीं है, तब तो हम लोग उसको बाहर वहां पर लगाए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब हम ये समझें कि हम सभी के बारे में प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर सकते। मतलब जहां पर अगर हम आउटकम्स के बारे में जो भी रिजल्ट जो हो रहा है उसके बारे में अगर हम श्योर नहीं है तभी हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों, तो इस प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए कुछ खास टर्म्स है, पहले हम उस टर्म्स को समझेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग इस प्रोबेबिलिटी पे पहुंचेंगे।
तो सबसे पहला इस टर्म में एक प्रोबेबिलिटी में जो कुछ टर्म्स हैं उसमें एक टर्म आता है, इसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत सारे डेफिनेशंस को सीखेंगे और उस डेफिनेशंस को सीखते सीखते हम लोग प्रोबेबिलिटी के थ्योरी पर पहुंचेंगे, प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है उसको सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे, है ना। तो आज का क्लास चूंकि बेसिक क्लास है ना। तो मेरे बच्चे पहले आपने देख लिया प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। अब इस प्रोबेबिलिटी में जो टर्म्स हैं, जिस टर्म्स का इस्तेमाल होने वाला है ना, उसमें सबसे पहला नाम आता है, उसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक मिनट जरा मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स के बारे में हम श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते, है ना। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted with certainty। हम गारंटी के साथ उसके आउटकम्स के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। दूसरा लेते हैं थ्रोइंग अ डाई, है ना। अब देखो, आप कॉइन को अगर टॉस कर लो तो कॉइन को टॉस करने के बाद आप ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हेड आया कि टेल आएगा, आप नहीं कह पाएंगे, है ना। उसी प्रकार अगर आप डाई को फेंकते हैं तो आपको नहीं पता कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 6 आएगा, हमको कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो इसके आउटकम्स के बारे में आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेम टू सेम यही आने वाला है, या आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो भाई इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पता है कि एक थैला है, थैला में सारे के सारे रेड बॉल हैं और हम एक बॉल को निकाले तो पता है कि रेड बॉल ही आएगा, तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की श्रेणी में नहीं डालेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद अगला जो टर्म आता है उसका नाम है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, है ना। इसको हम जो जनरली ऐसे नोट करते हैं, तो ये क्या होता है, इट इज सबसेट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट का ये सबसेट हो गया। सॉरी, मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया तो माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। सैंपल स्पेस एक्चुअली क्या होता है, इट इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सारे पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उसी को हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो थ्रोइंग 2 डाइस, है ना, साइमल्टेनियसली, है ना। अगर हमने क्या कर दिया भाई, हमने 2 डाइस को एक साथ फेंका और हम चाहते हैं कि उसमें जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं जरा हम उसको यहां रिप्रेजेंट कर दें। तो आप सभी बच्चे इस बात को समझ सकते हैं कि अगर 2 डाइस को हम एक साथ फेंकें या फिर एक डाइस को एक एक करके अगर 2 बार फेंकें, है ना, तो उसमें बातें क्या हो सकती हैं, या तो दोनों, सॉरी डाइस नहीं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। थ्रोइंग 2 डाइस से बेहतर क्या है, थ्रोइंग 2 कॉइन्स हम कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, डाइस वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो थ्रोइंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखो पहले पे अगर हेड आया तो अगले पे भी अगर हेड आएगा, मान लो अगर आगे ऐसा, तो हेड और हेड हो सकता है। पहले वाले पे हेड आया, अगले पे टेल आया, उसके बाद पहले पे टेल, अगले पे हेड, फिर टेल और टेल, दोनों पे टेल आ गया, ठीक है। तो 2 कॉइन्स को हम लोग अगर साइमल्टेनियसली फेंकते हैं तो फेंकने के बाद देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन आया होगा, पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे हेड, या पहले वाले पे हेड, अगले पे टेल, फिर टेल हेड और टेल टेल। इसके अलावा हमको पता है कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
इसी को दिखाने का एक तरीका होता है, ट्री डायग्राम भी कहते हैं। अगर कभी ऐसा कोई बन जाए सिचुएशन, तो अगर आपने अगर टॉस किया तो आइदर हेड और टेल, ठीक है। अब हेड के बाद दो बातें होंगी, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, है ना, ठीक है। तो आप ये बातें इस तरह से भी आप ट्री डायग्राम से इसको बना सकते हैं। और इसको अगर आप बनाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो पहले हेड हेड ये आया, फिर हेड टेल देखो दिख रहा है, फिर टेल हेड और टेल टेल, ये सारा का सारा हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो जब भी कभी सैंपल स्पेस की जरूरत हो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग ट्री डायग्राम भी इसको कहते हैं, है ना। इस तरीके से आप इसको समझते हुए यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके मेरे बच्चों, तो ये बात हो गई, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस के बाद फिर बारी आती है इवेंट। टर्म है इवेंट। इवेंट होता है बेसिकली, इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस के सबसेट को हम लोग इवेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, इन थ्रोइंग 2 coins event of getting at least 1 head, है ना। देखिए हमने 2 कॉइन्स को फेंका और एक इवेंट प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें कम से कम 1 हेड हो, है ना। तो क्या हो सकता है, सो देखिए, तो अगर सैंपल स्पेस की बात अगर आप करते हैं तो क्या मिलता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर हम इस पर्टिकुलर इवेंट की बात कर लें तो 2 कॉइन को फेंकने में इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड। तो कम से कम 1 हेड का मतलब क्या होता है, या तो 1 हेड या फिर 1 से ज्यादा हेड मिल जाए, है ना। तो 1 से ज्यादा हेड पॉसिबल है, लेकिन 1 हेड से कम पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या संभावनाएं होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है, हेड हेड आया होगा, हेड टेल आया होगा, टेल हेड आया होगा, और टेल टेल में कोई भी हेड नहीं है, इसलिए हम उसको वहां पर इग्नोर कर देंगे। दिस इज द इवेंट। ओके मेरे बच्चों, तो ये इवेंट का मतलब ये हो गया, वो बेसिकली सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, ठीक है। अब देखिए इवेंट भी कई एक प्रकार के होते हैं, थोड़ा इवेंट के बारे में जान लें, नोट कर लीजिए। इवेंट में सबसे पहले हम जरा बात कर ले इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो पॉसिबल नहीं है ना, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इन टॉसिंग अ कॉइन, इवेंट ऑफ गेटिंग नाइदर हेड नॉर टेल, है ना तो हेड ना तो टेल आने की संभावना, जो एक इवेंट है जिसमें ना तो हेड आया ना तो टेल, है ना, नाइदर हेड नॉर टेल, वैसी वाली बात है। तो इसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट के श्रेणी में रखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने टॉस किया तो या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ना तो हेड आए ना तो टेल आए, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, ठीक है। और एक आता है, अगला होता है श्योर इवेंट, है ना। तो श्योर इवेंट किसको बोलते हैं, है ना। जैसे इसमें बात है कि पक्के तौर पे गारंटी के साथ हमको पता है कि यही होगा, ठीक है। तो अगर आप टॉस करते हैं तो इन टॉसिंग अ कॉइन, इवेंट ऑफ गेटिंग आइदर हेड और टेल, है ना, या तो हेड आए या तो टेल आए, इसके आने की संभावना क्या है, ठीक है।
तो अगर क्या है तो बात की बात है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल फिक्स है 100%, या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, है ना। तो इसकी संभावना जो होती है वो 1 के बराबर होती है और इसकी संभावना 0 होगी, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है, वो संभव ही नहीं है, तो उसकी पॉसिबिलिटी, उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, इसके बाद फिर एक टर्म आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि जो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म आता है, हालांकि चर्चा हम लोग उसको बाद में भी करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ई डैश से दिखा दें या फिर ई बार से दिखा दें, ये होता है बेसिकली आप इसको कर दें सैंपल स्पेस माइनस ई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। दिस इक्वल टू सैंपल स्पेस में अगर ई हटा देंगे तो दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ई डैश या फिर ई बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओके मेरे बच्चों, तो ये कुछ छोटी मोटी बात है इवेंट के बारे में। अब चलो अगला पार्ट बहुत खास है। अब देखिए यहां पर एक टर्म आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, है ना। देखो, दो इवेंट्स ए एंड बी को हम इक्वली लाइकली तभी कहते हैं जब दोनों के अकरेंस की संभावना बराबर होगी, है ना। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स आर सेम। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, इवेंट्स ए एंड बी आर said to be, events A and B are said to be equally likely events if chance of occurrence of both are same, है ना। इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ आर सेम। दोनों का अकरेंस का जो चांस है वो बिल्कुल सेम है, इफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ आर सेम, है ना। मतलब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। ये प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, चांस बोलेंगे। तो ए और बी दोनों का चांस सेम होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। चलिए इसे एग्जाम्पल ले लिया जाए। मान लो इन थ्रोइंग टू कॉइन्स, है ना। ठीक है, अब आप देखिए सैंपल स्पेस पे जरा गौर से देखिए, एच एच है, एच टी है, टी एच है, टी टी है। आप पाएंगे क्या कि जो चांस इसका है वही चांस इसका भी है, वही चांस इसका भी, वही चांस इसका भी है। सबका चांस अगर इक्वल होगा, अगर हमारे पास जो कॉइन है वो बिल्कुल फेयर कॉइन होगा, है ना। मतलब आप क्या लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी, है ना। ठीक है, तो ये सबका चांस यहां पर इक्वल हो जाएगा। ऐसे केस में हम लोग इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है मेरे बच्चों, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। ओके, अच्छा अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमने एक केस ले लिया। केस क्या लिया कि हमारे पास बेसिकली एक कॉइन है और हमारे पास एक डाइस है, एक कॉइन और एक डाइस है। तो सपोज करो कि मैंने एक पासा फेंका, है ना, सॉरी पासा नहीं, हमने कॉइन उछाला। तो कॉइन उछलने के बाद दो बातें हो सकती हैं, या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा। तो एक बंदा क्या करता है, अगर हेड आता है तो वापस फिर से कॉइन उछालता है, और अगर टेल आता है तो बाद में वो पासा फेंकता है। तो सिचुएशन कैसा होगा, अगर मान लीजिए हेड या टेल, अगर हेड आया तो वापस फिर से वो टॉस करता है हेड या टेल, अगर टेल आया तो वो क्या करता है, उस केस में वो एक डाई को फेंकता है ना। तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आएगा। मतलब टेल आ गया तो वो पासा फेंकता है, तो पासा में क्या होगी, या तो 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6 आएगा। ठीक है ना।
तो इस केस में अगर आप सैंपल स्पेस को अगर देखें तो सैंपल स्पेस क्या बन गया होगा, या तो एच एच बना होगा हेड के बाद हेड, या फिर हेड के बाद टेल आया होगा। अच्छा, हेड या हेड टेल के बाद, या तो इस केस में अगर जाओगे तो टेल 1 मिला होगा या टेल 2 मिला होगा, और ये बढ़ते हुए टेल 6 तक चला गया होगा। तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, बोथ आर डिफरेंट, है ना। क्योंकि देखो अब जरा सोचिए, यहां हेड और टेल आने का चांस क्या है, 50-50। अगर आपने टॉस किया तो 50% चांसेस का, 50% चांसेस का। अब यहां से फिर अगर आप अगला निकालोगे ना तो क्या है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो 50% चांस था, ये 50% दो भाग में बढ़ जाएगा, 25%, 25%। या तो हम कैसे बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो 1/2, 1/2, फिर ये 1/2 दो पार्ट में बटेगा, 1/4, 1/4। इसी प्रकार यहां जो 1/2 जो था 1/2 6 पार्ट में बढ़ जाएगा। मतलब एक टेल 1 की बात अगर कर लें तो इसका चांस कितना हो जाएगा, 1/12, है ना। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि ऑब्वियस ही बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, मतलब ये इक्वली लाइकली नहीं है ना। अगर इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं उस डेफिनेशन में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो इस त्रुटि को ना रहे, इस चीज का भी ख्याल रखना है हम लोगों को। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है, समझना है इन चीजों को। तो इक्वली लाइकली का मतलब क्या हो गया कि 2 इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, जब दोनों का चांस बिल्कुल सेम हो जाए। ठीक है ना, बात बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। चलिए, इक्वली लाइकली के बाद अगला टर्म आता है जिसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना। ये क्या है, देखो ये क्या है, 2 इवेंट्स A and B are said to be mutually exclusive if occurrence of one rules out the chance of occurrence of other। मतलब अगर एक इवेंट अगर होता है तो दूसरे के होने की संभावना को वो खत्म कर देता है ना। 2 इवेंट को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसी केस में कहेंगे जब अगर एक होगा तो दूसरे के होने की संभावना को खत्म कर देगा। बहुत सिंपल सी बात है। यहां अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो अक्सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को इंडिपेंडेंट के साथ वो जोड़ लेते हैं। तो यहां मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि 2 इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसी केस में कहेंगे जब एक होगा तो दूसरे को होने नहीं देगा, है ना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम बात करते हैं टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है ना, टॉसिंग अ कॉइन। एक इवेंट E1 है इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, और E2 है इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, है ना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है E1 अगर होगा तो E2 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टॉस करेंगे तो या तो सिर्फ हेड होगा या टेल होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एकदम बड़ी आराम से हम कह सकते हैं कि E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब एक होगा तो अगला नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है ना। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। कुछ लोग इसको इंडिपेंडेंट समझते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिपेंडेंट क्या होगा अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस पर एक पॉइंट याद रखना है कि इफ A and B
बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाता है ना। क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो उस केस में वो फाई हो जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो जाता है और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे बच्चे ध्यान देना ये वाला बात, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उसके बाद अगला टर्म जो है उसका नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो है ना, देखिए क्या है, टू इवेंट्स A and B are said to be independent if occurrence of one does not two events A and B are said to be independent if occurrence of one does not affect the other, does not affect occurrence of other। एक के होने की संभावना, एक का होना दूसरे पे कोई असर नहीं डालता है ना। अगर एक कोई घटना हो रहा है तो उस घटना का असर दूसरे पर नहीं पड़ता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर आपके दिमाग में अगर ये आ गया कि हमने टॉस किया हेड और टेल वाली बात, तो अगर तुम सोचो कि हेड आ गया और टेल आ गया तो क्या दोनों इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर हेड आएगा तो जाहिर सी बात है टेल नहीं आएगा, मतलब इसका होना दूसरे पे असर डाल रहा है। लोग ये समझते हैं कि हेड और टेल तो इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं दूसरे से। उनके दिमाग में बात ये होती है कि मतलब नहीं जी, हेड को टेल से मतलब नहीं, टेल को हेड से मतलब नहीं। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर हेड होगा तो टेल को होने नहीं देगा, अगर टेल होगा तो हेड को होने नहीं देगा, एक होगा तो दूसरे को होने नहीं देगा, है ना। इसलिए हेड और टेल जो है वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, वो डिपेंडेंट है ना। और वो स्पेशल केस में हम लोग उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। इस बात का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, तो मेरे बच्चे इस बात को समझ लें कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर। ठीक है, और यहां पर याद रखिएगा इफ टू इवेंट्स ए एंड बी, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, है ना, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो उस केस में ये रिजल्ट मिल जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट वाली बात। नाउ अब हम लोग थोड़ा यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है इवेंट 1 ए 90% मार्क्स, इवेंट बी गेट्स 90% मार्क्स। अब E1 को 90% आया, E2 को 90% आया, तो दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। दोनों मान लो एक चेन्नई में एग्जाम दे रहा होगा और मान लो एक मुंबई में दिया एग्जाम, दोनों का 90% आ सकता है। तो दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। अगर इसका 90% आया इसके मेहनत की वजह से, इसका आया इसके, है ना, तो इसके 90% के आने से इस पर कोई असर नहीं पड़ा, है ना। इसके 90% के आने पे इस पे असर नहीं पड़ा, है ना। तो इसलिए हम यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे E1 एंड E2 आर कैसा भाई, ये होगा इंडिपेंडेंट। ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, तो बाद में आप समझिएगा, लेकिन अभी आप उस रिजल्ट को याद रख लीजिए। और यहां पर देखिए E1 और E2 जो है इंडिपेंडेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने टॉस किया और बारिश हो गई, तो एक इवेंट है टॉस का होना और एक इवेंट है बारिश का होना। ठीक है, तो हमने टॉस किया
उससे बारिश का कोई संबंध नहीं है ना। तो दोनों का दोनों अलग अलग इफेक्ट है। तो एक घटना के होने से दूसरे घटना पे असर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर बारिश हो जाएगी तो हमारा टॉस होना शुरू हो गया, या हमने टॉस किया तो बारिश उसी की वजह से हुई, ऐसा कुछ है नहीं। दोनों घटनाएं अलग हैं। वो अलग बात है कि मान लो अगर एक साथ हो गई तब भी हम उसको मतलब इंडिपेंडेंट की श्रेणी, हम लोग उसको इंडिपेंडेंट की श्रेणी में ही रखेंगे, क्योंकि अगर ये घटना का उस घटना पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप, ठीक है, दूसरा एक उदाहरण आप और भी ले सकते हैं कि सपोज करो कि मान लो एक पोस्ट है ना, और दो कैंडिडेट हैं ए और बी। अब दोनों में से किसी एक का ही चुना जाना है उस पोस्ट के लिए, है ना। तो बेटा यहां पर कंपटीशन वाली बात हो रही है। तो एक बच्चे का चुना जाना ए और बी में से, तो मान लो अगर ए का सिलेक्शन अगर होता है तो बी का रिजेक्शन होता है, बी का सिलेक्शन तो ए का रिजेक्शन, है ना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ए का चुना जाना और बी का चुना जाना बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर एक अगर चुना गया तो अगले का रिजेक्शन तय है। मतलब ए का सिलेक्शन इट मींस बी का रिजेक्शन, बी का सिलेक्शन इट मींस ए का रिजेक्शन। तो एक के होने से अगले पे असर पड़ता है, ठीक है ना, अगले पे असर पड़ता है ना, और अगले घटना को होने नहीं देता है। इस वजह से हम उसको बोलेंगे कौन सा इवेंट, हम उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना बेटा। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट, और जैसा कि मैंने बताया आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप समझ सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल एक और उठाते हैं, अगला पॉइंट उठाते हैं, उसका नाम है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देखिए इवेंट्स E1, E2, E3 up to En are exhaustive events if E1 union E2 union E3 up to En जो होगा दिस विल बी इक्वल टू सैंपल स्पेस। अगर सारे को अगर आप यूनाइट कर दो तो वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये एग्जॉस्टिव हो गया। जैसे मान लीजिए हमने सैंपल स्पेस जो लिखा है, या मान लो हमने टॉस अगर कर दिया है ना दो कॉइन को, तो HH आया, HT आया, TH आया और TT आया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको अगर हमने E1 बोल दिया, इसको E2 बोल दिया, इसको E3 बोल दिया, इसको E4 बोल दिया, तो यहाँ से क्या बोलोगे भाई, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 बराबर कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। ओके, तो अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बाद अब हम लोग आते हैं असली कहानी, जिसके लिए हम लोग इतने जो टर्म्स हैं, इतना डेफिनेशंस जो हम आपके सामने लिखे हैं, इसको बताने के लिए इसका यूज है, हम लोग जो सीखने वाले हैं इसका नाम है प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, तो पहले उसको समझते हैं। तो बात करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन, है ना, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। देखिए मान लीजिए कि सपोज करो देर आर n आउटकम्स इन अ सैंपल स्पेस विच आर इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, है ना। तो इफ m आउटकम्स, ऐसे बोलेंगे, कंसिडर n outcomes
फ्रॉम अ सैंपल स्पेस which are equally likely, mutually exclusive and exhaustive. ध्यान दीजिएगा, कंसिडर n आउटकम्स फ्रॉम अ सैंपल स्पेस विच आर इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, आउट ऑफ विच m outcomes are favorable to event E, then probability of event E, है ना, then probability of event E is given by ऐसे probability of E is equal to m by n, है ना, यही डेफिनेशन है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर नंबर ऑफ केस फेवरेबल टू E बाई टोटल नंबर ऑफ केस, है ना। लेकिन ऑल केसेज जो होना चाहिए, है ना, ठीक है, ऑल केसेज मस्ट बी, जितने भी जो केस आप देख रहे हैं वो इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होना चाहिए, तब ये डेफिनेशन चलेगा, वरना ये जो डेफिनेशन है वो फेल कर जाता है। अभी एग्जांपल देके इन चीजों को सीखेंगे, है ना। इस बात का ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ केस फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस जो भी है, जितने भी केस देख रहे हैं, दैट मस्ट बी इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तब हम ये अप्लाई करेंगे, वरना हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान जरूर रख लिया जाए। दूसरी बात, एक विशेष टिप्पणी हम कर दें, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा, अगर मान लीजिए एम एन के बराबर हो जाए, तो एम एन के बराबर हो जाएगा, मतलब जो डिमांड जो कर रहा है बेसिकली, है ना, वो अगर बिल्कुल जैसे मान लीजिए एन आउटकम्स है और इवेंट भी एन के बराबर ही हो जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर हो सकती है। लेकिन सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है वो इवेंट होता है, तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गया कि इवेंट कभी सैंपल स्पेस से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इवेंट कभी सैंपल स्पेस से ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब एक बात तय है कि m की वैल्यू n से ज्यादा कभी नहीं होगी, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। उसके बाद इवेंट अगर बहुत पॉसिबल है तो 0 हो सकता है, निगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि नंबर ऑफ केस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी लाइंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट ये जो होता है ये 1 के बराबर होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो बोलेंगे दैट इज इक्वल टू 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होगी और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये सब बहुत खास पॉइंट्स हैं। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में यही है जो भी आपके सामने है, नंबर ऑफ केस फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, नोट कर लीजिए। दूसरा होता है एक्सोमेटिक अप्रोच। ठीक है, एक्सोमेटिक, अब ये क्या है थोड़ा इसको भी देख लें। एक्सोमेटिक अप्रोच, मान लो कोई सैंपल स्पेस दिया हुआ है ना, और इसमें मान लीजिए E1, E2, E3 अप टू En है ना। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं E1, E2 याद रखिएगा, E1, E2, En may और may not be इक्वली लाइकली। देखो जो प्रीवियस डेफिनेशन था ना वो किसके लिए वैलिड था,
जब इक्वली लाइकली था। यहां यह जरूरी नहीं है कि इक्वली लाइकली हो, इक्वली लाइकली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। तो अगर इक्वली लाइकली वाला फंडा अगर फेल कर जाए तो हम वापस यहां पर आकर सुनना शुरू कर देंगे। तो वही बात है कि E1 E2 En मे और मे नॉट बी इक्वली लाइकली, बट लेकिन एक बात और है कि E1 यूनियन E2 अप टू En जो है वो सैंपल स्पेस मतलब एग्जॉस्टिव है ना। तो उस केस में हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 से लेकर के प्रोबेबिलिटी ऑफ En बराबर 1 हो जाता है। हमको इसका प्रयोग करना होगा। मतलब अगर सैंपल स्पेस में अगर दो ही अगर हैं केस E और F अगर दिया हुआ है ना, ठीक है। अब ये दोनों इक्वली लाइकली है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना पता है कि E यूनियन F बराबर S हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर कितना मिलेगा 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश मतलब E नहीं हो, है ना, नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, है ना। तो इन तमाम चीजों का यूज करके हम लोग प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे सवालों को सॉल्व किया करते हैं, ठीक है ना। ओके मेरे बच्चों, तो अगर कभी भी अगर मान लो इक्वली लाइकली वाला जो है अगर वो अगर सारे जो जितने भी आउटकम्स हैं अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो समझ लीजिए कि हमको अब इसका सहारा लेने की जरूरत पड़ जाती है। और दूसरी बात, वैसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में विचार करें, है ना, उससे काम आपका आसान होने लग जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसको। तो हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। देखिए बहुत ही एक बेसिक सा सवाल है। इफ अ पर्सन टॉसेज two coins, find the probability of getting at least one head, है ना। देखिए इसके जरा, क्या एक पर्सन है जो 2 कॉइन को उछालता है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की चांस क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा सैंपल स्पेस है, जो भी ये लिख देंगे। तो अगर 2 कॉइन्स को अगर आप उछालिएगा तो क्या क्या बना होगा भाई। तो पहला काम देखो आपका होना चाहिए सैंपल स्पेस को लिखना। अगर इस पर पकड़ नहीं है तो आगे बड़ी तकलीफ होने वाली है, इस बात को जरूर समझा करें। तो क्या क्या हुआ होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, है ना। ये सारे सैंपल स्पेस हो गए, ठीक है। तो पहले जो भी उसने 2 कॉइन को टॉस किया तो जो भी कंडीशंस तैयार हुआ होगा उन सारे कंडीशंस को हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। अब देखो बेटा अब क्या बोल रहा है इवेंट, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, है ना। तो ये इवेंट हो गया। तो अगर हम इवेंट की बात करते हैं तो क्या होगा, HH हो गया, HT हो गया, TH हो गया, कम से कम एक हेड है, TT में एक भी हेड नहीं है ना। अब आप देखो यहां से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है और नंबर ऑफ इवेंट जो है वो 3 के बराबर है। देखिए सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं, है ना, सारे के सारे इक्वली लाइकली, ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा था अब यहां पर कामयाब हो जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू कितना मिलेगा, सिंपल 3/4, नंबर ऑफ केस फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। टोटल नंबर ऑफ केस से हमने डिवाइड कर दिया, दिस द आंसर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर हम अप्रोच 2 में अगर चल जाएं, अप्रोच 2 के हिसाब से अगर हम लोग बात कर लें तो हम क्या करते हैं जरा वो देखिए आपने अगर टॉस किया ना तो HH और एक बार H एक बार T में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें,
ठीक है मेरे बच्चे, है ना। आपने टॉस किया आइदर हेड और टेल, फिर आपने टॉस किया तो या तो हेड या तो टेल, फिर आपने टॉस किया एक तो हेड या तो टेल। तो क्या हुआ होगा, पहले इसका जो चांस है ना वो 50-50 बट गया होगा। तो याद रखना 100% का मतलब 1 होता है प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी जिसकी 1 है इसका मतलब होता है 100%। तो 1 को आप पहले 2 भाग में बांट दें, मतलब हाफ चांस है H आने का, हाफ चांस है T आने का। अब इस हाफ को फर्दर आप ब्रेक कर दें तो 1/4 1/4 1/4 1/4, है ना। हाफ 2 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो अब आप स्वयं सोचें भाई कि ये HH का चांस कितना है, 1/4, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HH बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ HT बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ TH बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, TT। और ये सब के सब किसके बराबर हो गया, 1/4 के बराबर। सबका 1/4 चांस है ना। अगर सबको मिला देंगे तो सबका चांस किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। जितने भी जो आप देख रहे हैं इसका सारे के प्रोबेबिलिटी अगर आप जोड़ दोगे, क्योंकि वो सभी एक सैंपल स्पेस के अंतर्गत आ रहा है, तो सारे प्रोबेबिलिटियों को अगर आप जोड़ेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। यही बात है, क्योंकि सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक छोटी सी बात आप लोग और यहां पर जान लीजिए, जो बताना मैं भूल गया एक्सोमेट्रिक अप्रोच में, थोड़ा इसको आप यहां पर देख लीजिएगा कि इफ, यहां से देखिए, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, तो उस केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कर दो, एंड एग्जॉस्टिव, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। क्योंकि अगर यूनियन से अगर आप लेकर चलेंगे ना, है ना, अगर आप यूनियन अगर अप्लाई करेंगे तो यूनियन वाला केस में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन वाले केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन वाली बात 0 हो जाती है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है ना। और यहां से हम एक बात ये भी जान लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा इस वाले केस में, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो, है ना। ये समझ लीजिए, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से ही हमारा काम ये हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों अगर ये एग्जॉस्टिव रहेगा तो फिर ये बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों को आप समझ लें, अगर एग्जॉस्टिव है तो ये है, एक्सक्लूसिव है तो ये है ना, ठीक है। और दोनों है तो फिर दोनों तो है ही, सोचना ही नहीं है कुछ भी। तो यहां देख लो, ये सारे के सारे जो भी हैं ये सब के सब इक्वली लाइकली हैं, और उसके बाद चूंकि सबका प्रोबेबिलिटी भी सेम आ रहा है और सबके सब जो हैं वो क्या बोलते हैं, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। ओके मेरे बच्चों, तो अगर हम इसके आधार पे अगर हम ये चाहते हैं कि हमको ये से मतलब है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपको HH HT और TH चाहिए, है ना, मतलब इसको अगर एक इवेंट अगर बोल दिया जाए तो इस इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी अगर हमको चाहिए तो सबका कितने बराबर है, 1/4 1/4 1/4 दिस इक्वल टू, अरे मैंने क्या कर दिया, हाँ 3/4 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, ओके। तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। मैं थोड़ा इस पे फिर से रिपीट कर दूं, कहीं आप कंफ्यूज ना कर गए होंगे। देख लीजिए, ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, चलो पहले मैं एग्जॉस्टिव की बात कर दूं, है ना। अगर ए और बी अगर एग्जॉस्टिव हो गया तो दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम बराबर 1 होगा, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए, और यहां पर ये भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 था, है ना। सबका अगर प्रोबेबिलिटी अगर आप ले लीजिएगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के वजह से ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर देंगे तो ये वाली बात हो जाएगी। चलो मैं इसको दोबारा फिर से एक बार काट के मैं समझा देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पॉइंट आप तक पहुंच नहीं पा रही होगी। इसको नोट करिए, मैं दोबारा इसको लिखता हूं अच्छे से, शायद छोटे स्पेस में पता नहीं आप तक बात पहुंची या नहीं पहुंची। देखिए सिंपल सी बात समझिए, इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव,
है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी बराबर सैंपल स्पेस, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद अगर मान लीजिए इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, तो आपको मालूम था, आपको एक बात मालूम है, ए यूनियन बी बराबर आपको याद करना होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो जब हम प्रोबेबिलिटी लगा देंगे ए यूनियन बी बराबर, तो दिस विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब हो गया। तो ये इसका मतलब ये है। तो देयरफॉर इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, है ना, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यही इसके बराबर होता है और इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, है ना, क्योंकि ए यूनियन बी बराबर सैंपल स्पेस है। ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात जो है, शायद मैंने बताया पहले भी, दोबारा मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। अब चलिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कैसे हम लोग को क्लासिकल जो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो कभी कभी फेल हो जाता है, उसको लगाने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको पहले देखते हैं। तो एक सवाल उठाते हैं कि अ पर्सन टॉसेज अ क्वाइन, a person tosses a coin, if he gets head then he tosses it again, and if he gets tail then he throws a die। ठीक है ना। then find the probability of getting at least one tail, है ना, कम से कम एक टेल प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर मान लीजिए किसी ने अगर हमसे यह सवाल पूछ दिया, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे भाई। तो भाई बच्चे ने हेड और टेल किया, पहले टॉस फेंका, टॉस किया, टॉस करने के बाद अगर हेड आया तो वापस फिर से उसको टॉस करना पड़ता है। अगर टेल आया है ना, तो वो क्या करता है, डाई फेंकता है ऐसे, 1 2 3 4 5 6, यही कुछ आया होगा। तो उसने जो सैंपल स्पेस बनाया होगा वो सैंपल स्पेस कुछ ऐसा रहा होगा, है ना। वो क्या क्या रहा होगा, HH HT T1 T2 T3 T4 T5 T6, है ना। ये सारे सैंपल स्पेस बन गए, क्योंकि एक तो H के बाद H आया होगा या H के बाद T आया होगा, चाहे T पहली बार में तो T1 T2 T3 से लेकर T6 तक आया होगा। T के बाद H आने का मतलब बनता ही नहीं, चूंकि जब टेल आता है तो वो क्या करता है, उसके बाद डाई फेंकता है। तो हमने सारे सैंपल स्पेस को लिख लिया। अगर बात कर लें इवेंट, अब इवेंट की बात करोगे तो इवेंट क्या कह रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, मतलब इसका तो सारा केस आ जाएगा, साथ में ये भी केस आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू HT T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, अगर यहां से काउंटिंग कोई कर ले कि 3 3 6 1 7 और 7 बटे यहां पर 8, तो ये गलत हो जाता है। क्यों गलत है पहले ये समझिए, बिकॉज कारण ये है कि ऑल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, है ना, सारे के सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो यहां पर आकर के फेल कर जाएगा। मतलब आप ये फंडा नहीं लगा सकते वहां पर, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब ये क्या है बेटा, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब ये फेल कर जाएगा तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, वो देखिए।
ठीक है ना। मतलब यहां पर आप ये समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ HH इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, इसी वही बोलते हैं इक्वल लाइकली। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब यहां पर एक बहुत सिंपल सा काम करना है। देखिए आप प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1/2 1/2, फिर 1/2 के बाद, क्योंकि दूसरा आपके पास चारा निकालने बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको यह समझ में आना चाहिए कि T1 T2, देखो ये बात तो तय है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, और ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, इधर सब इक्वल है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ HH बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ HT हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शंस क्या बन जाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, सारे की प्रोबेबिलिटी बराबर तो 1 होगी, ये बात तो दिमाग में जा रहा होगा। फिर आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि चलो ठीक है ये सारे के सारे बराबर हैं, तो 6 गुने मान लो P1 है और ये 2 गुने P2 है, तो 6 गुने P1 प्लस 2 गुने P2 बराबर 1, ये तो बता है, लेकिन फिर P1 P2 में कौन सा रिलेशन होगा, फिर तो यहां एक प्रॉब्लम वाली बात आ जा रही है। तो ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको बिल्कुल विजुलाइज कर देगा, आप यहां सोचिएगा तो बड़ा काम आसान हो जाएगा। तो ये हाफ हाफ है बेटा, ये भी कितना हो जाएगा 1/4 1/4, मैं अलग मार्कर से दिखाता हूं, थोड़ा ज्यादा आप अच्छा फील करेंगे, है ना। ये 1/2 दो भाग में बट गया, 1/4 1/4, और फिर ये 1/2 6 भाग में बट जाता है, 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12, है ना। ये इतने भाग में बट गया। अगर ये 6 भाग में अगर बट गया तो इसके बटने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अगर हम लिखेंगे, है ना, तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी पहले HT, तो HT की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो 1/4 हो गई, है ना। देखो हाफ दो भाग में बट के कितना बच गया भाई, 1/4 हो गया, है ना भाई। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, 1/4 प्लस, अब देखो क्या है T1 T2, तो T1 की 1/12 T2 की 1/12 है ना, सबका 1/12, तो इसका मतलब 6 टाइम्स 1/12 ये हो जाएगा, सबका 1/12 1/12 1/12। या तो बोलेंगे, चूंकि अगर बोलेगा एटलीस्ट 1/10 तो डायरेक्टली हमको यहां पर हाफ दिखाई पड़ रहा है, डायरेक्टली हम यही बोलेंगे, चूंकि इसी के बाद तो बाकी सारा केस बन रहा है ना, तो एटलीस्ट 1/10 में ये पूरा का पूरा केस आ जाएगा, तो हमको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फर्दर अगर कोई बोलेगा कि गेटिंग 2, है ना, मतलब 2 कम से कम 2 आने की चांस क्या है, तो फिर हमको अंदर में एक बार एंटर करना पड़ जाएगा। तो देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/4 प्लस 1/2, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3/4। ये राइट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। ओके, तो इस तरीके से जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की कुछ लिमिटेशंस हैं उसका भी ध्यान जरूर रखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, नोट करें। तो जहां पर भी इक्वली लाइकली खतरा उठे तुरंत में वहां से एक्सोमेटिक में आप चेंज कर जाएं, है ना, क्वेश्चन आसानी सॉल्व होगा। अगर आप ध्यान रखना शुरू कर दें कहां पर कौन सा लगने वाला है, तो आप विश्वास मानिए आप प्रोबेबिलिटी के सवालों में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल उठाते हैं। मिक्सचर X while dialing a 10-digit mobile number suddenly forget the last 2 digit but he know that the last 2 digits are different. The last 2 digits are different. Then find the last 2 digits are different. Then find the chance that he dials the correct number, है ना। चलिए, तो मिस्टर X while dialing a 10-digit telephone number mobile number suddenly forgot the last 2 digits but he know that the last 2 digits are different.
देन फाइंड द चांस दैट ही डायल्स द करेक्ट नंबर, है ना, उसका चांस क्या होगा। तो देखो भाई, अगर हम इसके सोल्यूशन में अगर चलते हैं तो पहले जरा सैंपल स्पेस को देख लें। तो बंदा क्या कर रहा है, उसके पास 10 डिजिट टेलीफोन नंबर है। तो 10 डिजिट टेलीफोन नंबर है ना। तो कुछ कहानी ये है 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालांकि हमको इतनी जरूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। तो देखो भाई, पहली बार तो बिल्कुल सही डायल किया होगा, एक ही तरीके से 1 1 1 1 1। चूंकि अगर आपको नंबर पता है कौन सा नंबर डायल करना है तो आप एक ही नंबर वही डिजिट दबाएंगे। अगर ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा ना हो तो, है ना, तो आप इसको एक ही प्रकार से, है ना। लेकिन लास्ट टू आर डिफरेंट, तो इसका मतलब इसमें आपके पास 10 ऑप्शन रहेंगे, चाहे 0, चाहे 1, चाहे 2 से लेकर 9 तक, है ना। तो आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, 10 वेज। यहां पर कितने ऑप्शन रहेंगे, 9 वेज, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो 10 × 9 बराबर कितना हो जाएगा, 90, है ना। ठीक है, मतलब 90 प्रकार से आप लास्ट 2 डिजिट्स को डायल कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट्स कैन बी डायल बाई इतना 90 वेज। ओके मेरे बच्चों, तो ये हो गया 90 वेज हो गया। अब अगर इवेंट की बात करते हो तो इवेंट क्या है भाई, डायलिंग अ करेक्ट नंबर। तो डायलिंग अ करेक्ट नंबर, तो कितने प्रकार से करेक्ट नंबर, तो बिल्कुल एक ही होना चाहिए। किसी को अगर हम फोन लगाते हैं तो पार्टिकुलर डिजिट को डायल करके ही लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 9 के बदले 8 लगाएंगे तब भी वो पहुंच जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट तो बिल्कुल 1 ही होगा, क्योंकि एक ही जो नंबर होगा दैट शुड बी द करेक्ट, है ना। ठीक है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 1/90। ठीक है, तो अभी इसको नोट कर लीजिए।